तो 7 चैप्टर इज आपका रूरल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट चैलेंज अपन ने देखा था आपकी इंडियन इकोनॉमी जो फेस कर रही वो था पॉवर्टी, मतलब गरीबी। एंड सेकंड इज अपन लोग जो चैलेंज फेस कर रहे हैं वो चैलेंज क्या है आपका रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल मतलब क्या हो गया, रूरल मतलब आपका विलेज हो गया। अब डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट यहाँ पे जनरली लोग जब रूरल डेवलपमेंट वर्ड समझते हैं तो उनको सिर्फ इतना ही लगता है कि रूरल डेवलपमेंट मतलब आपका एग्रीकल्चरल और एलाइड एक्टिविटीज को डेवलप कर दो तो रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं। रूरल डेवलपमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दीज थिंग्स। रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज तो है ही, साथ में आपका हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अभी खत्म किया हूँ। पेज नंबर 220 पे है सब लोग, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 7 जिसके पास पुरानी वाली बुक है। फर्स्ट, वाई रूरल डेवलपमेंट, मतलब अपने को रूरल डेवलपमेंट करनी ही क्यों है, तो अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट रीजन है कि 2/3 ऑफ योर इंडियन ऑफ इंडिया लिव्स इन रूरल इंडिया, मतलब एवरी 2 out of 3 इंडियंस लिव इन रूरल एरिया। लिख रहा है आपको, लिखा हुआ अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, दिखा सबको? यस सर। एंड सेकेंड रीजन, दूसरा एक पॉइंट और है कि एवरी 1 out of 3 पीपल लिविंग इन रूरल एरिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो तो रूरल एरिया में रहती है। एंड सेकेंडली आपको डेवलपमेंट वहां पे जरूरी क्यों है, क्योंकि उस 2/3 पॉपुलेशन का भी जो 1/3 पॉपुलेशन है, मतलब एवरी 1/3 1/3 of your rural population, मतलब every 1 out of 3 people living in rural area are poor below poverty line। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी चाहते हो और आप सिर्फ रूरल इंडिया पे भी फोकस करो तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2/3 ऑफ योर पॉपुलेशन को की आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज कर रहे हो। समझ में आया? यहाँ तक सबको यस समझा? सर। नेक्स्ट, एक और एक टारगेट है आपके रूरल डेवलपमेंट को फोकस में रखते हुए, इसलिए है, मतलब फोकस में इसलिए होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट क्योंकि आपका जो जीडीपी गैप है वो जीडीपी गैप रूरल डेवलपमेंट से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन अपन ने पढ़ा कि एवरी 1/3 मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अब अपन पढ़ेंगे कि रूरल डेवलपमेंट से मतलब क्या है अपना। तो इसके दो मतलब निकल के आते हैं, एक जनरल मतलब और एक स्पेसिफिक मतलब। जनरल मतलब वही मतलब है जो आप समझते हो डेवलपमेंट से, मतलब भाई इकोनॉमी सुधरेगी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, अगर आप इनके लिए कुछ करोगे तो आप इनडायरेक्टली अपनी 2/3 ऑफ पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करते आ रहे हो। फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, ये बढ़ाना वो बढ़ाना, जो जनरल मतलब डेवलपमेंट से होता है वो। अब स्पेसिफिक मतलब मैं अगर आपको बोलूंगा कि क्या है स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, अगर अपन देखेंगे तो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ानी है। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब क्या हो गया, लोन। मतलब आपको रूरल एरिया में एंकरेज करना है कि भाई क्रेडिट फैसिलिटीज लोग अवेल करना चाहिए। तो वो अगर आपको अवेल करना है तो उसके लिए आपको एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि रूरल एरियाज में रहने वाले लोग, गांव के लोग आपके क्रेडिट फैसिलिटीज को अवेल करें। नेक्स्ट, आपके मार्केटिंग स्ट्रक्चर आपको वहां पे इंप्रूव करना है। मार्केटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, रूरल एरिया आपका बहुत सारा जो आपका अनाज है वो शायद सारा का सारा आपका रूरल एरिया में से आता है, लेकिन फिर भी रूरल एरिया गरीब क्यों है, बिकॉज वो प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर पा रहे, या उनके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, या उनकी इतनी रीचेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, या शायद वहां पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो सेकंड टारगेट शुड बी कि आपको वहां पे मार्केटिंग को बढ़ावा देना है, मार्केटिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है। एंड नेक्स्ट, shift from chemical based farming to organic and input based farming to stop land degradation। अब ये जरूरी क्यों है बेटा, लैंड डिग्रेडेशन आपके डेवलपमेंट में आया ही क्यों है, सबसे पहली बात इसलिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चलते हुए लोगों ने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स और बाकी केमिकल्स का यूज जमीन पे करना चालू कर दिया, जो प्राइमा फेसी आपको देती तो बहुत अच्छा प्रोड्यूस है, लेकिन आपकी वो जो मिट्टी होती है वो मिट्टी को उतना ही इनफर्टाइल भी कर देती है। मतलब क्या हो गया, आपने वन टाइम जितना उससे एक्सट्रैक्ट करना था आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बाद में एक्सट्रैक्ट करने लायक उसमें मिट्टी में इतना कुछ रहता नहीं है, एंड वो मिट्टी अपनी प्रोडक्टिविटी लूज कर देती है, और कई बार एक्सेस ऑफ केमिकल्स यूज करने से आपकी लैंड परमानेंटली इनफर्टाइल भी
हो जाती है। तो ये अपने को स्टॉप करना है और गांव में उस चीज को थोड़ा बताना है अपने को कि आपको ये शिफ्ट क्यों करना है, आपको एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में डाइवर्सिफाई भी क्यों करना जरूरी है। क्योंकि आप सोचो, आपकी जो अनाज है वो पूरा का पूरा आपके विलेजेस से आता है। अगर वो विलेज की लैंड अगर आपकी खराब हो गई या आपका कुछ नुकसान हो गया या वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो अपना इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसको फीड करना भी अपने लिए मुश्किल पड़ जाएगा। समझ में आया? तो जब अपन स्पेसिफिक Yes, sir. एस्पेक्ट की बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट में, तो अपन 3 जगह फोकस करेंगे। सबसे पहला एक क्रेडिट, दूसरा मार्केटिंग स्ट्रक्चर एंड तीसरा डाइवर्स एग्रीकल्चरल जो इम्प्रूवमेंट होती है, डाइवर्सिफाई करना, ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होना, ये सब। तो ये सारी 3 चीजों पे अपन इस चैप्टर पे अपना फोकस रहने वाला है। मतलब जनरल एस्पेक्ट्स तो अपने को मालूम ही है कि जनरल एस्पेक्ट्स मतलब वेरी जनरल, जो डेवलपमेंट वर्ड सुन के अपने दिमाग में आता है वो जनरल एस्पेक्ट्स हो गए। लेकिन इस चैप्टर में अपन क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में अपन लोग स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला एस्पेक्ट अपन ने क्या देखा था, क्रेडिट। तो अभी अपन लोग रूरल क्रेडिट पे देखने वाले। क्रेडिट मतलब क्या हो गया, लोन। लोन का मतलब क्या हो गया, पैसा। पैसा का क्या सोर्स होता है, जब आप गांव की बात करते हो तो पैसों के 2 सोर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स और एक होता है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इंस्टीट्यूशनल सोर्स मतलब क्या हो गया, आपके कमर्शियल बैंक्स, आपके जो एस्टैब्लिश जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूशंस है जो लोन प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट नॉन प्राइवेट, प्राइवेट बोलो या नॉन प्राइवेट बोलो, जो आपको प्रोवाइड करते हैं पैसा लिखा पढ़ी करके, प्रॉपर लिखा पढ़ी करके, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो फंड्स प्रोवाइड करने, जो लोन प्रोवाइड करने वाले हैं वो लोग। और नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन से होते हैं, जो आपके प्राइवेट मनी लेंडर्स हो गए, इंडिविजुअल मनी लेंडर्स हो गए, वो आपके क्या हो गए, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हो गए। अब अपने को बेसिक क्या है, सोर्स आपके 2 है, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, तो ऑब्वियसली वो आपको कम रेट्स में देंगे और कम एक्सप्लॉइट करेंगे। और आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या हो गया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो डेफिनेटली आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन अपने यहाँ प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच दिस स्ट्रक्चर इज फेसिंग, रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर इज फेसिंग। फर्स्ट प्रॉब्लम, first is non-institutional sources exploit rural population by charging high rates of interest and by following many corrupt practices। मतलब वो उनको इतने हाई रेट्स पे लोन दे देते हैं, लोन लेने वाले को भी मालूम होता है वो चुका नहीं पाएगा, लोन देने वाले को भी मालूम होता है वो चुका नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स और आ जाती है कि भाई जमीन ले लिया, इस पे कब्जा कर लिया, फिर भाई जो उसका प्रोड्यूस निकल रहा है उस प्रोड्यूस में से एक बहुत बड़ा हिस्सा वो जो लोन प्रोवाइड करने वाला है वो अपने पास रख लेता है, ठीक है। और लोन लेने वाले और देने वाले को ये प्राइवेट रिसोर्ट क्यों अपनाना पड़ता है, उसका रीजन सेकंड वाला है। सेकंड रीजन इज देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल फंड प्रोवाइडर्स। मतलब जो आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है वो इतने लेस इन नंबर्स है, इतने कम है, इतने लेस है और इतने स्कैटर्ड है कि कोई बंदे को जिसको नहीं समझ में आता है कि उसको पैसा कहाँ से लेना चाहिए, उसके रीच में वो नहीं है। समझ में आया सबको? Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes. तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके कौन से सोर्सेज होते हैं रूरल क्रेडिट के, तो 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशनल, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल मतलब आपके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपके बैंक्स हो गए, ये सब हो गया। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या हो गए, आपके मनी लेंडर्स हो गए, ठीक है, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स, इंडिविजुअल मनी लेंडर्स होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है, प्रॉब्लम ये फेस हो रही है कि जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं वो इतने कम है कि सबको जबरदस्ती कहाँ जाना पड़ता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल वाले के पास जाना पड़ता है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल वाले को मालूम होता है कि इसको एट द एंड मेरे पास ही आना है, तो मैं जितना भी ओवरचार्ज करूँ, जितना भी एक्सप्लॉइट करूँ, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो उसको जबरदस्ती वहां पे जाना पड़ता है। इसलिए जो रूरल पॉपुलेशन जो अपन कहते हैं ना गरीब क्यों है, तो इसलिए गरीब है क्योंकि वो जमींदार होते हैं, बड़े बड़े जो पैसे देने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं आपके रूरल पॉपुलेशन को, ठीक है। तो अब इस चीज को बनाने के लिए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए अपने इंडिया में क्या रूरल स्ट्रक्चर, क्रेडिट का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनाने की कोशिश करी, अपन लोग ये नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग जब नीचे देखोगे, ठीक है, तो इन सब चीजों के नीचे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, आप लोग क्या करो, अपना अपना पेन उठाओ, जैसे मैं रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बोलूंगा तो उन्होंने क्या किया आप लोग उसके बाजू में लिख दोगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड कोई एक आधा लाइन लगा तो उसके बाजू में लिख लेना, ताकि आपके पास एक रेडी चार्ट बन जाता है कि पूरे इस इतने बड़े इसमें
एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली मतलब इनिशियली जब अपना ये सिस्टम चालू हुआ था तो क्या सिस्टम था, रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, इनको असाइन किया था रोल ऑफ मेकिंग क्रेडिट अवेलेबल टू रूरल सेक्टर। मतलब छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी अपन ने पढ़े थे लास्ट ईयर, याद है आप लोगों को बिजनेस स्टडीज में, याद है कोऑपरेटिव सोसाइटी। यस सर। हाँ, तो Yes, क्या हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी हर एक गांव के हिसाब से बनाई जाती थी। क्यों क्यों बनाई जाती थी भाई, आप गांव के लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड कर पाओ इसलिए बनाया जाता था। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ द कोऑपरेटिव्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। फाइंडिंग इट इनसफिशिएंट इट वाज डिसाइडेड टू असाइन रोल टू कमर्शियल बैंक्स एज वेल। अब कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन आपको मालूम है अपने यहाँ इंडिया में कितने सारे विलेजेस है, सिर्फ नागपुर की बात करें और सिर्फ महाराष्ट्र की बात करो देयर विल बी लैक्स ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो ऐसे हर विलेज की हर पॉपुलेशन को केटर कर पाना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज रीजनल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि ये इनके पास तो इतना स्किल्स नहीं था, इनके पास मैनेजमेंट के इतने रिसोर्सेज भी नहीं हुआ करते थे और इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो अपनी स्केल बढ़ा भी नहीं पाते थे, राइट। तो इन चीज को इनसफिशिएंट गवर्नमेंट को लगा कि बहुत इनसफिशिएंट है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सोचा कि अब अपने को कमर्शियल बैंक्स को भी ये काम असाइन करना है। लेकिन कमर्शियल बैंक यदि प्राइवेट हाथ में रहती, पहले कमर्शियल बैंक प्राइवेट हाथ में हुआ करती थी, तो प्राइवेट हाथ में यदि आपकी कमर्शियल बैंक रहेगी तो वो सिर्फ अपना फायदा देखेगी, वो कोई रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से फोकस नहीं करेगी। तो इस चीज को, इस लैकुना को देखते हुए गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, कब 1955 में नीचे लिखा हुआ है। द बैंक इन एडिशन टू नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म्स कोऑपरेटिव नहीं सॉरी परफॉर्म्स was entrusted with the special task of rural credit। मतलब जो अपने नॉर्मल काम करता था तो वो तो करता ही था, साथ में उसको रूरल क्रेडिट का भी काम दिया गया। इसलिए आपने कभी सुना होगा स्टेट बैंक हर जगह मिलता है, आपको सुना है आपने, एसबीआई आपको हर जगह मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो नहीं हो कहीं हर जगह मिलेगा। और आप जब कभी इधर कहीं जाओगे ना, क्या बोलते हैं गांव में, इसमें आपको कोई और बैंक मिले ना मिले, आपको एसबीआई जरूर मिलेगा। और आप कोई भी स्टेट बैंक में चले जाओ इंडिया में, आप कोई भी स्टेट बैंक में चले जाओ, आपको पूरे टाइम भीड़ मिलेगी। जितने भी वर्किंग आवर्स होते हैं वो सारे के सारे वर्किंग आवर्स में स्टेट बैंक में बहुत भीड़ होती है। आपने कभी नोटिस किया, किसी ने बैंक्स गए हो कभी, जाते हो कि नहीं, नहीं गए हो? Yes, sir. स्टेट यस सर। आप अगर अभी आपको कभी मौका पड़े तो स्टेट बैंक के आगे की लाइन देखना आप कितनी बड़ी रहती है, स्पेशली कब, जब बैंक हॉलीडे से नेक्स्ट डे या बैंक हॉलीडे के एक दिन पहले, तब बैंक, स्टेट बैंक के आगे आप देखना, नागपुर में जितने भी ब्रांचेस है उन ब्रांच में आपको लगेगा कि जितने भी लोग हैं सबके सब वहीं पे ही है। तो स्टेट बैंक, इतने ज्यादा पब्लिक क्यों आती है स्टेट बैंक में, क्योंकि स्टेट बैंक की जो रीच है वो स्टेट बैंक की रीच गांव गांव खेड़े खेड़े तक मौजूद है। ठीक है, तो क्या हुआ, दिस वाज द सेकंड माइलस्टोन। फर्स्ट माइलस्टोन क्या था आपका, रूरल और भी लो रेट्स पे होता है क्या? हाँ, गवर्नमेंट लोन एंड हाँ, जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है ना बेटा, लोन प्रोवाइड करने की रूरल एरियाज में, वो मेनली सब एसबीआई और नेशनलाइज बैंक के हाथों में ही होती है। मतलब आप प्राइवेट बैंक में जाओगे तो वो आपको गवर्नमेंट वाले रेट्स पे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी नेशनलाइज बैंक या जो भी बैंक जिनको ये काम असाइन किया गया है, उनको जो रेट डिफरेंशियल होता है ना, वो डिफरेंशियल सरकार पे करती है उन बैंक को। समझ में आया? हाँ सर। Since one commercial bank was not enough and since all other banks were private banks, 14 leading banks were nationalized in the year 1969। तो ये थर्ड माइलस्टोन है कि भाई अब जब ये सक्सेसफुल होने लग गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस किया कि सिर्फ एक कमर्शियल बैंक इतना सब काम नहीं कर पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 14 लीडिंग बैंक्स को भी नेशनलाइज कर दिया। मतलब उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, उसको नेशनलाइज बैंक बना दिया। कब? 1969 में। अंडरलाइन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था वो बाजू में नीचे लिख देंगे, टू इंक्रीज द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन रूरल क्रेडिट्स। ठीक है, और इसी चीज के कारण, ये इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी सेटअप हुए। ठीक है, the RRBs are assigned the responsibility of providing banking facilities in rural areas to help develop agriculture, trade, commerce and industries in these areas. The area of operation of one RRB is generally limited to a district। मतलब जैसे ये अकोला जनता बैंक, ये नागपुर नागरिक सहकारी बैंक, ये सब जो कोऑपरेटिव बैंक्स है कि नहीं है, ये लोग क्या करते, एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक खोल लिया। मतलब कोई
पैन इंडिया उसका वो नहीं होगा, लेकिन जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपके मेजरली लोग जा सकते हैं, उस हर छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट या हर छोटे छोटे कस्बे में वो ये सारी बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स अपना अपना एक ब्रांच खोल लेती है और सिर्फ उस एरिया या उस रूरल एरिया, उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनको केटर करने का काम करते हैं। मतलब इन बैंक्स का एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये कोऑपरेटिव बैंक्स ही होते हैं, ये मदद के लिए ही बने होते हैं। तो ये होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में ये एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, another milestone in rural credit is setting up on apex bank for rural finance। मतलब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूरत महसूस हुई कि अपने को एक ऐसा बैंक बनाना चाहिए जिसका प्राइमरी फोकस ही क्या हो, जिसका प्राइमरी फोकस हो ये फाइनेंसेस, रूरल फाइनेंसेस, रूरल डेवलपमेंट के फाइनेंसेस को केटर करना। तो सबसे बड़ा माइलस्टोन रूरल डेवलपमेंट में आया कब? आपके 1982 में। किस नाम से? नाबार्ड। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। The objective was that NABARD will coordinate and help all the institutions in specializing rural finance। अच्छा, जिस तरह से आपका आरबीआई होता है, मतलब आप नॉर्मली साक्षी जाएगी तो साक्षी आरबीआई में अकाउंट नहीं खोल पाएगी, राइट? साक्षी को किसी कमर्शियल बैंक में अकाउंट खुलाना पड़ेगा, आरबीआई में नहीं खोल सकती। उसी तरह कोई भी किसान या कोई भी रूरल बंदा वो जाके नाबार्ड में अपना अकाउंट नहीं खोल सकता, ठीक है? वो नाबार्ड में अपना अकाउंट नहीं खोलेगा। नाबार्ड एक कोऑर्डिनेट करने के लिए बॉडी बनाई थी कि नेशनल लेवल पे मैंने यहाँ पे सारे पैसे दे दिए, अब नाबार्ड सारे स्टेट लेवल पे और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबको पैसा रिलीज करेगी। तो नाबार्ड डायरेक्टली रूरल पॉपुलेशन के साथ डील नहीं करती थी, लेकिन वो कोऑर्डिनेट करने का काम करती थी। किसको कोऑर्डिनेट करती थी? इन सारी बॉडीज को कोऑर्डिनेट करती थी, उन सारी बॉडीज से कोऑर्डिनेट करती थी जो एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट में फाइनेंस के लिए बैठे रहते थे। ठीक है, और सबसे सेकंड लास्ट माइलस्टोन क्या था आपका? किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए थे। इसके पीछे भी टारगेट वही था, रूरल क्रेडिट को प्रमोट करना। एंड लास्ट वाज प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट एक फैमिली मेंबर को जन धन खाता खोला जाता था जिससे डायरेक्टली पैसा उसके खाते में जा सके। समझ में आया? नीचे ये सारे साथ के साथ माइलस्टोन है। 6 मार्क का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। लिखेंगे सब लोग, नोट करेंगे। करा? घुमा लिया सबने एक बार? Yes, sir. नेक्स्ट, दिस गिव्स अस 3 इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल फाइनेंस इन इंडिया। सबसे पहला कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड आरआरबी। मतलब आपके कोऑपरेटिव बैंक्स रहेंगे, आपके कमर्शियल बैंक्स रहेंगे और आपके रूरल रीजनल बैंक्स रहेंगे। NABARD, the apex bank in rural credit, coordinates the activities of these banks. It does not deal with rural population directly. Nearly 1 out of 3 branch of commercial banks is in rural areas. The relative contribution है, ये contribution का टेबल देखेंगे, टेबल बेस्ड क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स 1985 में 55% हुआ करती थी वो रूरल क्रेडिट का सोर्स, एंड 10-11 में घट के 16% हो गया। कमर्शियल बैंक 45% जो पहले हुआ करती थी अब वो 74% हो गया। रीजनल रूरल बैंक्स तो आई बाद में 84-85 में थी नहीं, इतनी कारगर नहीं थी। वो जब आई तो 10-11 में उसका कंट्रीब्यूशन 10% था। और टोटल अमाउंट देखो रूरल फाइनेंस का कितना बढ़ गया है, जो आपका 84-85 में 6,000 करोड़ था वो अभी 447,000 करोड़ तक पहुंच गया है। The above table reveals that, क्या ये अंडरलाइन करोगे? ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन में ये चीजें काम की आती है। फर्स्ट, the total amount of institutional credit is increased by about 75 times over a 25-year period। मतलब 25 सालों में आपने 75 टाइम्स अपने रूरल क्रेडिट को बढ़ाया है। और दूसरा, the relative share of commercial banks has increased while that of cooperative banks has declined। मतलब कोऑपरेटिव बैंक का रिलेटिव शेयर कमर्शियल बैंक से कम हो गया है। However, the absolute credit has increased considerably in all sources। समझ में आया? बोलो। महक, देवांश, Yes, sir. साक्षी। Yes, sir. आज अपन लोग यहीं पे खत्म करेंगे। इट्स ऑलरेडी 7:30। कल अपन लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट चालू करेंगे। तो आपने ये लास्ट में जो पॉइंट्स समझा आप वो एक और बार रिपीट कर सकते हो? हाँ श्योर बेटा, जरूर। ये देखो, फर्स्ट क्या था, ये टेबल आपने देखी। टेबल में सबसे पहले क्या रिलीव होता है कि आपका जो 84-85 में 6,000 करोड़ आपका जो अमाउंट हुआ करता था रूरल क्रेडिट का, वो 10-11 में बढ़ के कितना हो गया? 447,000 करोड़। मतलब 75 टाइम्स इंक्रीज आया कि नहीं आया? यस सर।
एंड सेकेंड आपका कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक का शेयर 55% था, राइट? लेकिन अब वो घट के कितना हो गया? 16%। दिख रहा है? Yes. और कमर्शियल बैंक का क्या 45 से 74 हो गया, मतलब रिलेटिव शेयर कमर्शियल बैंक का बढ़ गया है, कोऑपरेटिव बैंक्स का डिक्लाइन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन लास्ट लाइन देखो क्या बोलती है, however the absolute credit has increased considerably in all the sources। मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा ये लाइन, लास्ट लाइन? मैं आपसे पूछूंगा, आपको क्वेश्चन आया टेबल के नीचे कि भाई कोऑपरेटिव बैंक का शेयर 55 से 16% हो गया, बट स्टिल आपका शेयर आपका अमाउंट ऑफ लोन कैसे बढ़ गया? तो आप कैसे बताओगे मुझे? So एक और बार क्वेश्चन रिपीट करना ना। कि दो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा टेबल देख के कि भाई कमर्शियल बैंक का सॉरी कोऑपरेटिव बैंक का 55% से 16% शेयर गिर गया, ठीक है, बट इवन देन ऐसा क्यों बोला जाता है कि क्रेडिट हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड इन ऑल द केसेस? सर Population क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन increase तो हो है ही, गई। साथ में देखो टोटल क्रेडिट कितना है 447 का 16% निकालो और 6 का आप 55% निकालो, क्या ज्यादा आएगा? सर 16% ऑफ 447। यस। हाँ सॉरी, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। क्या क्या रीजन बताया आपने? 447 का 16% ज्यादा है सर कि 65%? 447 का 16%। एक्चुअली तो आपका भले ही आपका परसेंटेज रिलेटिव शेयर कम हो गया हो, लेकिन स्टिल अमाउंट में वो बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है सर। एक्चुअली तो मुझे आपको वही बताना था, ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको दो चीजों से अपने आप को इंश्योर कराना चाहिए कि आपको एक्चुअल नंबर्स भी देखना है और परसेंटेज वाइज भी देखना है। परसेंटेज में आपकी गिरावट आई है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका एक्चुअल में गिरावट आई है, ठीक है? आपको एब्सोल्यूट नंबर्स एंड परसेंटेज को दोनों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग रख के देखना है, ठीक है? साक्षी समझा बेटा? Yes sir. ओके, ये वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे और कल अपन लोग सेकेंड पार्ट इसका पढ़ेंगे, ठीक है?